सोलैंड 3 के लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा कि तांग वूलिन ने अनुभव और रणनीति का इस्तेमाल करते हुए गु युए की शक्ति छिपाए रखी और अपनी टीम के साथ चालाकी से मुकाबला पल भर में जीत लिया। इस लड़ाई ने साबित कर दिया कि कच्ची ताकत से ज्यादा युद्ध अनुभव, समन्वय और सही समय पर की गई चालें निर्णायक होती हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नीले कॉपरटाइट को ढालना इसीलिए परेशान करने वाला था क्योंकि वो लगातार अपने रूप में परिवर्तन करता रहता था। भले ही वो सबसे कठोर धातु न हो, फिर भी यही उसकी सबसे बड़ी समस्या थी। इसी वजह से तांग वूलिन ने अपने हेवी सिल्वर हैमर की विशेष क्षमता स्टैक्ड हैमर प्रभाव का उपयोग किया। इस तरह उसे केवल 100 के आसपास प्रहार करने पड़े और उसने 100 शोधन पूरा कर लिया। उसने हथौड़ा रख दिया और हाथ उठाया। प्रतियोगिता की निगरानी कर रहा स्टाफ सदस्य हड़बड़ाते हुए दौड़ा चला आया, यहाँ तक कि अपने ही पैरों में उलझ गया। तुम खत्म कर चुके हो? उसने तांग वूलिन की नंबर प्लेट ली। जब उसकी नज़र नीले कॉपरटाइट के काफ़ी कम हो चुके आकार पर पड़ी तो उसके चेहरे पर अविश्वास छा गया। तांग वूलिन ने पूछा, क्या मैं अब जा सकता हूँ? तुम जा सकते हो क्योंकि तुमने काम पूरा कर लिया है, लेकिन क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने 100 शोधन सच में कर लिया है? अगर असफल रहे तो तुम्हें बाहर कर दिया जाएगा। स्टाफ सदस्य ने भलाई से याद दिलाया। मुझे पूरा यकीन है, तांग वूलिन ने बिना हिचक जवाब दिया। उसके वर्तमान ब्लैकस्मिथिंग रैंक को देखते हुए 100 शोधन उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। मंच पर बैठे सफ़ेद बालों वाले बूढ़े ने सबसे पहले मुंह खोला। उस बच्चे की बनाई चीज़ यहाँ लाओ। अगर वो बकवास नहीं कर रहा तो वो सच में एक भयानक प्रतिभा है। शुरुआत में उसे तांग वूलिन घमंडी और उतावला लगा था, लेकिन एक सेंट ब्लैकस्मिथ होने के नाते उसने हर हथौड़े की चोट में छिपी हुई लय को महसूस किया था। वो स्थिर, सटीक ताल। ये एक ब्लैकस्मिथ की जन्मजात लय होती है। जब कोई लोहार अपनी व्यक्तिगत गति के साथ तालमेल बिठा लेता है तो उसकी ढलाई की दक्षता दुगनी हो जाती है। नीले कॉपरटाइट को शुद्ध करना आसान नहीं था, फिर भी तांग वूलिन ने उसे परिष्कृत कर दिया। ऐसे में परिणाम भला साधारण कैसे हो सकता था? कुछ ही देर में परिष्कृत नीला कॉपरटाइट मंच पर लाया गया। मंच पर बैठे लोग ब्लैकस्मिथिंग की दुनिया के प्रभावशाली व्यक्तित्व थे। उस क्षण उनकी निगाहें उस धातु के टुकड़े पर ऐसी टिक गई जैसे नदियां समुद्र में मिलती हैं। ये नीला कॉपरटाइट अपने आप में बेहद खूबसूरत धातु थी। उसकी गुणवत्ता परखने के लिए ये देखा जाता था कि उसके पैटर्न कितने समान रूप से फैले हैं और उसकी वलयें केंद्र के कितने पास हैं। जांच इससे अधिक गहन नहीं हो सकती थी। जैसे ही रिंग केंद्र में होती 100 शोधन माना जाता था। आकार में आई कमी तो बस अतिरिक्त प्रमाण थी। सफ़ेद बालों वाले बूढ़े ने सिर झुकाया और ध्यान से नीले कॉपरटाइट का निरीक्षण किया। उसने उसे हथेली पर रखा और उंगलियों से धीरे धीरे सहलाया, धातु की बनावट को महसूस करते हुए। उसकी आंखें चमक उठी। ये उच्च स्तरीय 100 शोधित धातु है। जल्दी पता करो कि वो बच्चा किस एसोसिएशन से है। तब तक तांग वूलिन जा चुका था, तेज कदमों से स्काईसी स्टेडियम की ओर बढ़ता हुआ। जिम उसके अगले गंतव्य से ज्यादा दूर नहीं था। देर न हो जाए इसी कारण उसने पिछली रात ही अपना रास्ता तय कर लिया था। व्यक्तिगत प्रतियोगिता शुरू होने में अभी समय था। आखिरकार उसकी ढलाई बिना किसी अड़चन के पूरी हो गई थी और वो सबसे पहले समाप्त करने वाला था। ऊपर से उसकी नंबर प्लेट के अनुसार उसे पहले राउंड की तीसरी हीट में भाग लेना था। प्रतियोगियों की संख्या बहुत अधिक होने के कारण कई हीट्स बनाई गई थी और हर हीट में 50 प्रतियोगी थे। तीसरी हीट में होने का मतलब था कि उसके पास कम से कम 1 घंटा आराम करने का समय था। अन्य प्रतियोगिता स्थलों की तरह स्काईसी स्टेडियम में भी एक साथ कई मुकाबले चल रहे थे। केवल इसी तरह स्काईसी अलायंस टूर्नामेंट को उचित समय में पूरा किया जा सकता था। स्टेडियम पहुंचते ही तांग वूलिन चेक इन क्षेत्र की ओर बढ़ा, लेकिन तभी किसी ने उसका रास्ता रोक लिया। एक ठंडी हुंकार सुनाई दी। तांग वूलिन ने सिर उठाकर देखा कि उसके सामने कौन खड़ा है। वो थी क्रोध से भरी हुई ये शिंगलान, जो उसे घातक नजरों से घूर रही थी। उसके बगल में शू लीजी खड़ा था। ऊपर से उसकी आभा निर्दोष लगती थी, लेकिन उस भलाई और गोलमटोल गालों के नीचे कड़वाहट छिपी हुई थी। आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। क्या तुम्हें अपने किए के लिए कुछ कहना है? ये शेंगलान ने कमर पर हाथ रख दिए। उसकी लंबी भौवें तनी हुई थीं और आंखों में आग भड़क रही थी। किस बारे में? मैं तुम्हें इतने अच्छे से जानता भी नहीं। तांग वूलिन ने उदासीनता से कहा, रास्ता मत रोको, मुझे तैयारी करनी है। तुम प्रतियोगिता में भाग ले रहे हो?
ये शेंगलान ने उसके कंधे को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन वो हिला तक नहीं। उसे झटका लगा। उसका शरीर मानो लोहे के ढेर जैसा भारी था। जब उसे पिछली रात की घटनाएं याद आईं तो उसकी आंखें और तेज हो गईं। गुस्से ने उन्हें लाल कर दिया। उसने अपनी जिंदगी में कभी खुद को इतना अपमानित महसूस नहीं किया था। उस रात दुकान के मालिक ने उन्हें रोक लिया और भुगतान मांगा। ना उसके पास था, न ही शू लीजी के पास। अंत में गुस्से को पीते हुए उसे मदद के लिए फोन करना पड़ा। अपमान पर अपमान ये कि दुकान का मालिक मान बैठा था कि उन्होंने जानबूझकर बिना पैसे दिए खाने की योजना बनाई थी। किसी भी हालत में दोनों बच्चों को तब तक गंदे बर्तन धोने पड़े जब तक कोई आकर उनका बिल न चुका दे। नाजुक त्वचा वाली ये शेंगलान बर्तन धोते धोते रो पड़ी। श्रेक अकेडमी के नियमों को तोड़ने की हिम्मत न होने के कारण उसने अपना गुस्सा दबा लिया। सच माने तो खाना खाया था तो पैसे देना ही था, इसमें वो गड़बड़ कैसे मचाती। इस तरह श्रेक अकेडमी के 2 छात्र स्काईसी सिटी के एक सी फूड रेस्टोरेंट में बर्तन धोते रह गए। याद आते ही उसका दिल दुख से भर गया और इस पूरी यातना का दोष उसने अपने सामने खड़े लड़के पर डाल दिया। सुबह होते ही वो शू लीजी को खींचकर तांग वूलिन को ढूंढने निकल पड़ी। शुरुआत में उन्हें कुछ पता नहीं चला, लेकिन फिर उन्हें एक बात समझ आई। तांग वूलिन एक प्रतियोगी था, मतलब वो जरूर किसी न किसी प्रतियोगिता स्थल पर होगा और सच में इसी तरह वे उसे ढूंढ पाए। तुमने कहा था कि तुम कल का बिल चुकाओगे, तो चुकाया या नहीं? ये शेंगलान ने कटु स्वर में कहा। तांग वूलिन ने शांति से जवाब दिया, मैंने अपना हिस्सा चुका दिया, तुम्हारा क्यों चुकाऊं? असल में तो शू लीजी ने मुझे ट्रीट देने का वादा किया था। मैंने अपना पैसा दिया और चला गया, इसमें गलत क्या है? तुमने भी तो खाया था। तुम लोग मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे थे और अब उल्टा मुझ पर आरोप लगा रहे हो। क्या अपने हिस्से का भुगतान करना गलत है? तुम दोस्त भी नहीं बनना चाहती तो फिर मैं तुम्हारे लिए क्यों चुकाऊं? उसके शब्दों से ये शेंगलान स्तब्ध रह गई। वो सही तो है, वो हमारे लिए क्यों भुगतान करे? मेरे पास कोई ठोस तर्क नहीं है। तो तुमने कहा था कि हमारे साथ खाना तुम्हारे लिए सम्मान की बात है। ये शेंगलान ने बहस की। क्या सिर्फ सम्मान की बात होने से मुझे पैसे देने चाहिए? तांग वूलिन बोला, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं ट्रीट दूंगा। अगर हम दोस्त होते तो मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन तुम तो दोस्त ही नहीं बनना चाहती। मैंने किसी भी तरह से तुम लोगों का फायदा नहीं उठाया, लेकिन सबसे ज्यादा खाना तुमने खाया था। ये शेंगलान लगभग रो पड़ी। गुस्से और अपमान से उसका दिल उमड़ पड़ा। उसके गाल टमाटर की तरह लाल हो गए। किसने तुम्हें ज्यादा खाने से रोका? तांग वूलिन ने एक कदम आगे बढ़कर उसे किनारे किया और लंबे डग भरता हुआ आगे बढ़ गया। अगर वो व्यक्तिगत मुकाबले में भाग लेना चाहता था तो अब और देर नहीं कर सकता था। तुम वहीं रुको, ये शेंगलान चिल्लाई। तांग वूलिन ने उसे अनसुना किया और चलता रहा। कमीने, ये शेंगलान गुस्से से चिल्लाई। बड़ी बहन शेंगलान, शू लीजी ने उसकी बाह खींची। क्या आप उसकी तरफ है? ये शेंगलान ने उसकी ओर मुड़कर घूरा। नहीं, मैं आपकी ही तरफ हूं, छोटा मोटा लड़का डरते डरते बोला। तांग वूलिन, बस तुम इंतजार करो। ये शेंगलान ने आंखें संकरी कर दी और कड़े शब्दों में घोषणा की। वो उसके पीछे पीछे स्टेडियम के अंदर चली गई। बड़ी बहन शेंगलान, आप क्या कर रही हैं? मैं भी प्रतियोगिता में नाम लिखवा रही हूं। वो कह रहा था कि वो सही है, तो मैं मंच पर ही उसे असली तर्क सिखाऊंगी। उस शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी के जन्म से अनजान तांग वूलिन ने समय पर चेक इन कर लिया। अब उसे बस इंतजार करना था। लगभग आधे घंटे बाद उसका मुकाबला शुरू होने वाला था। जब बात ये शेंगलान की आती थी तो तांग वूलिन को लगता था कि उसके प्रयास पूरी तरह जायज थे और उसने हमेशा आत्मविश्वास के साथ काम किया। उसके लिए ये तर्कहीन था कि कोई उसकी खाने की मात्रा का मुद्दा उठाए। जब वो उसे तुच्छ समझती थी तो उसे उसके लिए पैसे क्यों चुकाने चाहिए थे? शुरुआत से ही वे दोनों 2 अलग-अलग दुनियाओं के लोग थे, 2 समानांतर रेखाएं जिनका मिलना तय ही नहीं था। प्रतियोगिता स्थल चहल पहल से भरा हुआ था। चूंकि व्यक्तिगत मुकाबलों में जूनियर वर्ग के प्रतिभागियों के पास अधिकतम 3 आत्मा वलय होते थे, इसलिए मैदान बहुत विशाल नहीं था। हर अरीना लगभग 30 मीटर व्यास का था। एक दूसरे के बगल में सजे ये युद्धमंडल विभिन्न प्रकार की मार्शल आत्माओं और आत्मा कौशलों की चमकदार भिड़ंतें दिखा रहे थे। तांग वूलिन बाज की नज़र से हर मुकाबला देख रहा था। वो समझता था कि यहाँ मौजूद हर प्रतिभागी उसका संभावित प्रतिद्वंद्वी हो सकता है। उसके पास केवल एक आत्मा वलय था, इसलिए जीतने के लिए उसे हर संभव लाभ को पकड़ना था। कुछ ही देर बाद तीसरी हीट शुरू हुई।
तांग वुलिन ने अपनी नंबर प्लेट देखी। कल निकाली गई पर्चियों के अनुसार उसकी पहली उपस्थिति तीसरी हीट में अरीना नंबर 16 में थी। गोलाकार अरीना के चारों ओर एक आत्मा बाधा थी ताकि दर्शक किसी भटके हुए हमले से घायल न हों। हालांकि ये उस तरह की प्रतियोगिता में उसका पहला अवसर था, फिर भी तांग वुलिन के भीतर जरा भी घबराहट नहीं थी। आत्मा उत्थान मंच पर किए गए साहसिक अभियानों और वास्तविक जीवन के युद्ध अनुभवों के बाद उसकी नसों में बस उत्साह ही दौड़ रहा था। मैं कितनी दूर तक जा सकता हूँ? उसका प्रतिद्वंद्वी भी जल्दी ही आ पहुंचा। वो तांग वुलिन से कद में छोटा, दुबला पतला बच्चा था। उसकी आंखें बाहर से संयम दिखा रही थीं, लेकिन भीतर छिपी उलझन और घबराहट को पूरी तरह छुपा नहीं पा रही थीं। हर अरीना में एक रेफरी था और उनके अरीना का रेफरी एक मध्यम आयु का व्यक्ति था। नियम सरल हैं। तुम बिना चिंता किए किसी भी साधन से हमला कर सकते हो। आवश्यकता पड़ने पर तुम्हारी सुरक्षा के लिए मैं हस्तक्षेप करूंगा और परिणाम तब तय होगा जब कोई एक पक्ष हार मान लेगा। यदि कोई प्रतिभागी हार नहीं मानता या मानने में असमर्थ होता है तो मैं तय करूंगा कि कौन आगे लड़ने में असमर्थ है। यदि दोनों के बीच शक्ति का अंतर बहुत अधिक हुआ तो भी मैं निर्णय दूंगा। तुम्हारे पास तैयारी के लिए 30 सेकंड है। आखिरी 5 सेकंड मैं गिनूंगा। अब तैयारी शुरू करो। जैसे ही उस व्यक्ति ने बोलना समाप्त किया, तांग वुलिन के प्रतिद्वंद्वी ने 2 चमकदार पीले आत्मा वलय बुला लिए। अभी तो 30 सेकंड बचे हैं। तांग वुलिन हैरान रह गया। मार्शल आत्मा को बुलाने में आत्मा शक्ति खर्च होती है। क्या वो अपनी मार्शल आत्मा दिखाकर रौब जमाना चाहता है? उसकी प्रतिद्वंद्वी की मार्शल आत्मा एक लंबा चांदी सा चमकता दंड था, जिसके चारों ओर एक काला ड्रैगन लिपटा हुआ था। ये कॉइलिंग ड्रैगन स्टाफ था। काफी प्रभावशाली मार्शल आत्मा। इसके नाम में भी ड्रैगन है तो शायद। ये विचार आते ही तांग वुलिन का दिल जोर से धड़क उठा और 2 वलय वाले प्रतिद्वंद्वी के प्रति उसका आखिरी डर भी गायब हो गया। उसके प्रतिद्वंद्वी को जल्दी ही अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जल्दी से अपनी मार्शल आत्मा वापस बुला ली। वो तांग वुलिन को घूरने लगा। 5, 4, 3, 2, 1, शुरू। गिनती समाप्त होते ही तांग वुलिन ने अपने बाएं पैर से जमीन पर जोर से कदम मारा और तोप के गोले की तरह आगे बढ़ा। वो फुर्ती प्रकार का आत्मा गुरु नहीं था, फिर भी उस क्षण में उसकी गति विस्फोटक थी। कुछ ही तेज कदमों में उसने 30 मीटर की दूरी पाट ली। एक बार फिर उसके प्रतिद्वंद्वी ने अपनी मार्शल आत्मा बुला ली। कॉइलिंग ड्रैगन स्टाफ उसके हाथ में प्रकट हुआ, लेकिन कोई भी आत्मा वलय नहीं जला। ये साफ संकेत था कि उसने अभी तक कोई आत्मा कौशल प्रयोग नहीं किया। इसलिए वास्तव में वो तांग वुलिन की भयानक गति से इतना चौंक गया था कि अपने आत्मा कौशलों को पूरी तरह भूल ही गया। अचानक एक ठंडी हुंकार उसके कानों में गूंजी और उसी पल उसके दिमाग में चक्कर सा आया। उसने देखा कि तांग वुलिन की मुट्ठी उसकी ओर बढ़ रही है। सुनहली शल्कों से ढकी वो मुट्ठी धूप में चमक रही थी। उसके भीतर एक अवर्णनीय भय उमड़ पड़ा। अचानक उमड़ी ड्रैगन शक्ति और उसकी घबराहट ने मिलकर उसे पीछे की ओर गिरा दिया। वो सीधे जमीन पर बैठ गया। तांग वुलिन ने झटके से कॉइलिंग ड्रैगन स्टाफ को एक ओर धकेला और अपनी शल्क ढकी हथेली लड़के के सिर पर रख दी। स्वाभाविक रूप से उसने ना तो उसका सिर पकड़ा और ना ही अपनी गोल्डन ड्रैगन क्लॉ प्रकट की। रुको! रेफरी पलक झपकते ही उनके सामने आ गया और तांग वुलिन का हाथ रोक दिया। वो साफ महसूस कर सकता था कि उस हाथ में कोई वास्तविक घातक शक्ति नहीं थी। तुम्हें युद्ध का अनुभव बहुत ही कम है। ऐसी हालत में तुम प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की सोच भी कैसे सकते हो? पर मेरे आत्मा कौशल बहुत शक्तिशाली हैं। मैंने सोचा था कि मैं। रेफरी ने ठंडी सांस भरी। वापस जाओ और पहले असली युद्ध अनुभव हासिल करो। भले ही तुम्हारे आत्मा कौशल शक्तिशाली हो, उन्हें इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। बताओ, क्या तुम्हें उन्हें प्रयोग करने का मौका भी मिला? इस प्रकार नॉकआउट चरण में तांग वुलिन का पहला मुकाबला उसकी जीत के साथ समाप्त हुआ। रेफरी ने संतोष से सिर हिलाया और उसके दूसरे मुकाबले के लिए उसे नई नंबर प्लेट दे दी। तांग वुलिन ने बिना अपनी मार्शल आत्मा का प्रयोग किए पहला युद्ध जीत लिया था। इस मुकाबले के बाद उसका आत्मविश्वास चरम पर पहुंच गया, क्योंकि उसका प्रतिद्वंद्वी अपेक्षा से बहुत कमजोर निकला। चूंकि सुबह के मुकाबले उम्मीद से पहले ही समाप्त हो गए थे और टीम प्रतियोगिता दोपहर में थी, इसलिए तांग वुलिन होटल वापस चला गया। होटल पहुंचने पर उसने देखा कि गु युए और शिए शिए उससे पहले ही आ चुके थे। शू शियायुआन होटल से बाहर नहीं गई थी। तुम लोगों का कैसा रहा? तांग वुलिन ने पूछा। बिल्कुल बिना किसी परेशानी के जीत गया। आखिर हम ताकतवर हैं, शिए शिए ने गर्व से कहा। गु युए ने भी सिर हिलाकर सहमति जताई। तांग वुलिन के होठों पर मुस्कान आ गई। तो हम सबने पहला दौर पार कर लिया, सबको बधाई। गु युए ने कहा, क्या हमारा लक्ष्य चैंपियन बनना नहीं है? तब हमें टीम प्रतियोगिता भी जीतनी होगी। तांग वुलिन ने आह भरी। यहाँ अनुभव बेहद जरूरी है। मेरा प्रतिद्वंद्वी 2 वलय वाला सोल ग्रैंड मास्टर था, फिर भी वो अपना आत्मा कौशल इस्तेमाल करने से पहले ही हार गया। उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि वो हार गया, लेकिन अगर ये असली युद्ध होता तो मैं उसे पहले ही मार चुका होता।
गु युए ने कहा, प्रक्रिया महत्वपूर्ण नहीं, केवल परिणाम मायने रखते हैं। शक्ति हमेशा कई चीजों का मेल होती है। आत्मा शक्ति और आत्मा कौशल तो उसका एक हिस्सा है। यदि कोई शक्तिशाली आत्मा गुरु भी सतर्क न रहे तो उसे एक बच्चे के खंजर से भी मारा जा सकता है। इसलिए वास्तविक युद्ध अनुभव अत्यंत आवश्यक है। ये प्रतिक्रिया समय और चौकन्नेपन को निखारता है। तांग वुलिन हंस पड़ा। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि अगले दौर में मेरा सामना आपसे ना हो। गु युए एक पल के लिए चौंकी, फिर उसने खुद को संभालते हुए गर्मजोशी से मुस्कुरा दिया। सच कहें तो वो भी तांग वुलिन से लड़ना नहीं चाहती थी। लगता है हम सबने अच्छा किया है। तो बॉस, दोपहर के लिए क्या योजना है? शिए शिए ने पूछा। तांग वुलिन ने उत्तर दिया, हमारे प्रतिद्वंद्वी बहुत मजबूत नहीं होने चाहिए, इसलिए हम वैसे ही लड़ेंगे जैसे हमेशा लड़ते आए हैं। पहले दौर में हमें अपनी पूरी ताकत दिखाने की जरूरत नहीं है। हम बिना पसीना बहाए जीत सकते हैं। बाकी तीनों ने सहमति में सिर हिलाया। वू झांगकोंग कहीं और व्यस्त थे, इसलिए लोंग हंगशू ने टांग वुलिन के समूह को टीम प्रतियोगिता स्थल तक पहुंचाया। तुम सब तैयार हो? लोंग हंगशू ने बच्चों की ओर मुस्कुराते हुए पूछा। असल में वो शुरुआत में बच्चों को व्यक्तिगत मुकाबले में भेजना नहीं चाहता था, लेकिन आज के परिणाम देखने के बाद उसने अपना मन बदल लिया। टूर्नामेंट की शुरुआत उनके लिए बेहद शानदार रही थी। बेशक उसे अभी तक ये पता नहीं था कि तांग वुलिन ने ब्लैकस्मिथ प्रतियोगिता में भी हिस्सा लिया है। हम तैयार हैं, तांग वुलिन ने पूरी टीम की ओर से उत्तर दिया। लोंग हंगशू ने संतोष से सिर हिलाया। मैं तुम सबको देख रहा हूँ। पता नहीं शिक्षक वू ने तुम्हें ये बताया या नहीं, लेकिन इतनी छोटी कक्षा पर इतना अधिक संसाधन लगाने के कारण ये टूर्नामेंट तुम्हारी कक्षा की सफलता को परखने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए तुम्हें सर्वश्रेष्ठ परिणाम हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। यदि तुम्हारी रैंकिंग अच्छी रही तो भविष्य में अकेडमी तुम्हारी कक्षा में और अधिक संसाधन लगाएगी। खासकर तुम तांग वुलिन, मुझे यकीन है कि तुम जानते हो कि तुमने अकेडमी के काफी धन को खा लिया है। तो बच्चों, शुभकामनाएं। तांग वुलिन ने सिर झुकाया। हम पूरी कोशिश करेंगे। वू झांगकोंग ने उनसे इन बातों पर चर्चा नहीं की थी, लेकिन निदेशक की बात सुनकर तांग वुलिन का दिल कांप उठा। शिक्षक वू हमारे लिए इतना दबाव झेल रहे हैं, उन्हें चुकाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बेशक जीत। टीम प्रतियोगिता के लिए उपलब्ध मैदान व्यक्तिगत प्रतियोगिता की तुलना में कहीं ज्यादा विशाल था। 3 विरुद्ध 3 टीम मुकाबलों के अरीना 50 मीटर व्यास के थे। इस बार उनके प्रतिद्वंद्वी सीफेयर सिटी नामक एक छोटे शहर से आए थे, जो स्काईसी सिटी से एक स्तर नीचे था। वो ग्लोरी बाउंड सिटी के लगभग समान स्तर का था, लेकिन उसकी अर्थव्यवस्था कहीं बेहतर थी और वहां एक इंटरमीडिएट एकेडमी भी थी। हालांकि 3 विरुद्ध 3 टीम प्रतियोगिता बहुत लोकप्रिय नहीं थी। इसका कारण ये था कि शक्तिशाली अकेडमियां आमतौर पर 7 सदस्यीय टीमें भेजती थी। केवल वे अकेडमियां जिनके पास लोग कम होते थे या जिनके पास पहले से मुख्य 7 सदस्यीय टीम होती थी, 3 सदस्यीय टीम भेजती थी। ये भी एक तथ्य था जो वू झांगकोंग ने उन्हें नहीं बताया था और जो उन्हें लोंग हंगशू से पता चला। प्रतिद्वंद्वी कोई भी हो, जीतना है, यही वू झांगकोंग का दर्शन था। कई मुकाबले देखने के बाद तांग वुलिन और बाकी लोगों ने निष्कर्ष निकाला कि जूनियर वर्ग की 3 सदस्यीय टीम प्रतियोगिता में उनके सामने कोई गंभीर चुनौती नहीं थी। उन्होंने जो भी मुकाबले देखे उनमें कुछ खास नहीं था। बॉस, ये मुकाबले मुझे इतनी नींद क्यों दे रहे हैं? शिए शिए ने बेबसी से कहा। तांग वुलिन बोला, क्योंकि हमने अभी तक किसी मजबूत को देखा ही नहीं है। लेकिन लापरवाह मत बरतो, हम स्टेडियम के सिर्फ एक हिस्से को देख रहे हैं। चलो अब अपनी रणनीति बनाते हैं। जैसे जैसे तांग वुलिन मुकाबलों को आगे बढ़ते हुए देख रहा था, उसने अपने मन में एक योजना बना ली। आधे घंटे बाद उन्हें उनके मुकाबले के लिए बुला लिया गया। तांग वुलिन सबसे आगे था, उसके पीछे शिए शिए और शू शाओयान। वास्तव में गु युए इस मुकाबले में शामिल नहीं थी। पिछली लड़ाइयों का बारीकी से निरीक्षण करने के बाद तांग वुलिन को पूरा भरोसा हो गया था और उसे गु युए को उजागर करने की कोई आवश्यकता नहीं लगी। ऊपर से उनके विरोधी एक छोटे शहर की इंटरमीडिएट अकेडमी से थे। वू झांगकोंग के शब्दों में कहें तो उनका एकमात्र लक्ष्य चैंपियन बनना था। तांग वुलिन अपने शिक्षक के दर्शन को अच्छी तरह समझता था और इसलिए चाहे विरोधी कितने भी शक्तिशाली हों, उनका उद्देश्य कभी नहीं बदलेगा। ऐसे लक्ष्य के लिए एक चालाक रणनीति की आवश्यकता थी। चूंकि गु युए निस्संदेह क्लास 0 की सबसे शक्तिशाली छात्रा थी, इसलिए उसकी शक्ति को भविष्य के मुकाबलों के लिए बचाकर रखना ही सबसे अच्छा था। हालांकि शू शाओयान दिन के समय बहुत शक्तिशाली नहीं थी, लेकिन उसकी जागरूकता और टीम समन्वय बेहतरीन था। जब निर्णायक क्षण आएगा तो वही मौके का फायदा उठाने वाली होगी। शिए शिए उसे एक उज्ज्वल और सुंदर युवती कहता था, लेकिन वास्तव में वो एक 2 मुही छोटी योजनाकार थी।
पहले मुकाबले में उतरने का अप्रत्याशित अवसर पाकर शू शाओयान की आंखें चमक उठी। जब उसने व्यक्तिगत प्रतियोगिता में दूसरों की जीत के बारे में सुना था तो वो ईर्ष्या से भर गई थी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि उसकी क्षमताएं एक के खिलाफ एक मुकाबले के लिए उपयुक्त नहीं थी। उस भीड़ का अनुसरण करना मूर्खता थी। हालांकि टीम प्रतियोगिता का पहला राउंड आज ही निर्धारित था, फिर भी शू शाओयान ने कभी कल्पना नहीं की थी कि वो इसमें भाग लेगी। लेकिन उसकी उम्मीदों के विपरीत तांग वूलिन ने उसे टीम में शामिल कर लिया। जब तांग वूलिन का समूह मंच पर पहुंचा तो उनके विरोधी भी जल्द ही सामने आ गए। 3 किशोर लगभग 14 से 15 वर्ष के। जब सीफेयर अकेडमी के इन किशोरों ने अपने सामने इतनी कम उम्र के प्रतिद्वंदियों को देखा तो उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। जैसा कि तांग वूलिन ने अनुमान लगाया था, सीफेयर अकेडमी साधारण थी और उसने अपने सारे संसाधन प्रतिनिधि टीम पर केंद्रित कर दिए थे। वे खुद को शक्तिशाली लोगों की दुनिया में चूहे समझ रहे थे, लेकिन सामने उन्हें बच्चों की एक टीम मिल गई। ऐसे में उन्हें कैसे न लगे कि किस्मत उनका साथ दे रही है। ये बच्चे तो केवल 11-12 वर्ष के लगते हैं, उम्र का अंतर बहुत बड़ा है। इनकी साधना तो जरूर कमजोर होगी। ये सोचते ही उनके चेहरे और भी खिल उठे। रेफरी मंच पर चढ़ा। तैयारी के लिए आपके पास 30 सेकंड है। 5 सेकंड से काउंटडाउन शुरू होगा। नियमों के अनुसार आप जानबूझकर अपने प्रतिद्वंद्वी को अपंग नहीं बना सकते और जैसे ही मैं आदेश दूं, आपको तुरंत लड़ाई रोकनी होगी। असंख्य मुकाबलों में वही बातें दोहराते दोहराते उसकी आवाज़ नीरस हो चुकी थी। मेरा नाम मोका है और ये मेरे साथी हैं यूशी और द्वान मूल यान लियान। तुम लोग ईस्ट सी अकादमी से हो? उन्होंने मैचअप भी देख लिया था। बच्चे, तांग वूलिन ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ सीनियर्स, हम ईस्ट सी अकेडमी के फर्स्ट ग्रेड के छात्र हैं। कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। शिए की पहली प्रतिक्रिया गुस्से से फूट पड़ने की थी, लेकिन जैसे ही उसने तांग वूलिन के पीछे से दिए गए हाथ का संकेत देखा, वो खुद को रोक गया। उसने तुरंत सिर झुका लिया ताकि अपना चेहरा छिपा सके। शू शाओयान के चेहरे पर अजीब सा भाव था। ये आदमी, क्या ये वही सीधा साधा और नैतिक कप्तान नहीं है? 5, 4, 3, 2, 1 शुरू। इस घोषणा के साथ ही क्लास 0 की पहली आधिकारिक टीम लड़ाई शुरू हो गई। तांग वूलिन ने पहल करते हुए आगे की ओर दौड़ लगा दी। अपनी व्यक्तिगत लड़ाई की तरह उसने अपनी मार्शल सूल को अभी प्रकट करने की जहमत नहीं उठाई। उसकी साधना के स्तर पर ऐसा करना एक कीमती सेकंड बर्बाद कर देता। हर सेकंड मायने रखता था और उसकी हर हरकत दक्षता के लिए थी। भले ही वो गति में शिए की बराबरी ना कर सके, लेकिन विस्फोटक शक्ति में वो किसी से कम नहीं था। पैर पटकते ही जोरदार धमाका हुआ। योजना के अनुसार तांग वूलिन के तुरंत बाद शिए भी हरकत में आ गया। दोनों साथ साथ आगे बढ़े, तांग वूलिन सामने और शिए साए की तरह पीछे। अपने साथियों की चाल को देखते हुए शू शाओयान ने प्रकाश को एकत्र कर अपनी बर्फ की छड़ी थाम ली और उसके नीचे एक सोल रिंग उभरी। दोनों को बिना मार्शल सोल या सोल रिंग प्रकट किए अपनी ओर दौड़ते देखकर विरोधी चौंक गए। ऊपर से शू शाओयान के पास केवल एक ही सोल रिंग थी। ये बच्चे आखिर कर क्या रहे हैं? सोल रिंग्स भी नहीं बुला रहे? तीनों किशोरों ने अपनी मार्शल सोल्स को मुक्त कर दिया। तीनों के पास 2 पीली रिंगें थी। एक अकेडमी प्रतिनिधि टीम के लिए ये सामान्य बात थी। उसी क्षण एक चिमकती बैंगनी सोल रिंग उनकी नजरों में आई और नीली बेलों जैसी लताएं चारों ओर फैल गईं। सीफेयर अकेडमी के प्रतिनिधि प्रतिक्रिया तक नहीं कर पाए। इससे पहले कि वो अपनी सोल स्किल्स सक्रिय कर पाते, नीली बेलें उनके चेहरों तक पहुंच गईं। वो पूरी तरह जकड़ गए। उनका प्रतिरोध व्यर्थ साबित हुआ। हिलना बंद करो, शिए ने अपनी लाइट ड्रैगन डैगर से उनके सिरों पर प्रहार किया। शू शाओयान पीछे खड़ी अपनी बर्फ की छड़ी संभाले रही, लेकिन उसने अभी तक कोई सोल स्किल इस्तेमाल नहीं की थी। रुको, अपना आश्चर्य दबाते हुए रेफरी चिल्लाया। 2 रिंग वाला और 2 1 रिंग वाले सोल मास्टर्स 3 2 रिंग वाले सोल मास्टर्स पर भारी पड़ गए, वो भी एक झटके में। ये अविश्वसनीय था। लड़ाई इतनी जल्दी खत्म हो गई कि आंखों को सब कुछ समझने का समय तक नहीं मिला। ये कैसे हो सकता है? मोका, यूशी और द्वानमू लियान के मन में एक ही विचार गूंज रहा था। उन्हें तो अपनी सोल स्किल्स इस्तेमाल करने का मौका तक नहीं मिला। ये है युद्ध अनुभव। ये शब्द तांग वूलिन के दिमाग में चमके। उसके मुकाबले उसके विरोधियों में अनुभव की भारी कमी थी। व्यक्तिगत प्रतियोगिता में भी उसने यही कमी महसूस की थी। अब टीम मुकाबले में भी वही हाल था। क्या इन्हें युद्ध प्रशिक्षण नहीं मिला? वास्तव में उसका ये आरोप पूरी तरह सही नहीं था। सभी सोल मास्टर अकेडमियों में युद्ध प्रशिक्षण होता था, लेकिन वो क्लास 0 के स्तर का नहीं था। क्लास 0 का मानक तो लगभग यातनापूर्ण सीमा को छूता था और उसके छात्र अकेडमी द्वारा सावधानी से चुने गए प्रतिभाशाली थे।
वू झांगकोंग का व्यक्तिगत मार्गदर्शन भी एक बड़ा कारण था। चूंकि वो श्रेक से आए थे, इसलिए वू झांगकोंग की शिक्षण पद्धति भी वहीं से थी। क्लास 0 के छात्र या तो साधना कर रहे थे या स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म पर लड़ाइयां लड़ रहे थे, इसलिए उन्हें अपने समकक्षों की कमी देखकर झटका लगा। कप्तान, मुझे कभी पता नहीं था कि तुम इतने दो मुहे हो। मंच से उतरने के बाद शू शाओयान हंसते हुए बोली, क्या ये सच नहीं है? लड़ाई शुरू होने से पहले ही तांग वूलन ने मासूम और भोले बच्चे का अभिनय करके अपने विरोधियों को गुमराह कर दिया था। वो बिल्कुल एक आदर्श प्यारे बच्चे जैसा लग रहा था, लेकिन जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, उसने वो मुखौटा उतार दिया और उन्हें प्रतिक्रिया का मौका दिए बिना उन पर टूट पड़ा। इतनी चालाक रणनीति के साथ जीत हासिल करना उसके लिए आसान था। अगर वो ऐसा न करता तो उन्हें इतनी निर्णायक जीत नहीं मिलती। पूरी लड़ाई के दौरान तांग वूलन ने केवल एक बार अपनी सोल स्किल का उपयोग किया, और वो उसकी 1000 वर्षीय सोल स्किल थी। तांग वूलन हंसा। अगर हम थोड़ी मेहनत बचा सकते हैं और अपनी ताकत को कुछ और समय तक छिपा सकते हैं तो क्यों न करें? आखिर हमारा लक्ष्य चैंपियन बनना है। क्या तुम्हें डर नहीं कि कोई चुपके से सुन रहा है? एक ठंडी आवाज बीच में गूंजी। तीनों ने मुड़कर देखा। दो जाने पहचाने चेहरे सामने थे, ये शिंगलान और शू लिजी।